Hello students, welcome to my class. Today we are going to study about lifting the corporate veil. इस टॉपिक को हम लीडिंग केस लॉ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। बच्चे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मेक श्योर आप इस वीडियो लेक्चर को एंड तक देखें। बच्चे सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कॉर्पोरेट वेल का मतलब। इससे पहले हमने पढ़ा है कि कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होती है तो सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है। मतलब कंपनी अलग है, कंपनी के मेंबर्स अलग हैं, कंपनी अपने नाम पे सारे काम करती है, अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट करती है, मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, मेंबर्स के आने या जाने से कंपनी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जो यहाँ पे हमने अलग अलग बातें करी हैं कि कंपनी अपने नाम पे अलग काम करती है, मेंबर्स अलग हैं, तो इन दोनों को जो अलग करता है उसी को बोलते हैं हम कॉर्पोरेट वेल। तो आप बोल सकते हो कॉर्पोरेट वेल रेफर्स टू द लीगल डिस्टिंक्शन बिटवीन अ कंपनी एंड इट्स शेयर होल्डर्स। तो जो कंपनी की लाइबिलिटीज हैं या कंपनी के एक्ट्स हैं उसके लिए कंपनी ही रिस्पॉन्सिबल होगी, आप उसके लिए मेंबर्स को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते हो। कॉर्पोरेट वेल के कॉन्सेप्ट को आप एक बहुत ही फेमस केस लॉ सॉलोमन वर्सेस सॉलोमन एंड कंपनी लिमिटेड से अच्छे समझ सकते हो। इस केस लॉ में क्या हुआ, आरन सॉलोमन एक सोल प्रोप्राइटर था जिसका बूट मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस था। उसने एक कंपनी बनाई सॉलोमन एंड कंपनी लिमिटेड, जिसमें बाकी मेंबर्स भी उसके घर वाले ही थे, उसकी वाइफ और साथ में 5 बच्चे। तो ये 7 लोगों की रिक्वायरमेंट उसने मेंबर्स की पूरी करी। एंड सोल पर्पस कंपनी को बनाने का उसका ये था कि अपने बिजनेस को ही टेक ओवर करना चाहता था। तो एक बार कंपनी बन गई तो उसने अपने बिजनेस को 39,000 पाउंड्स में खरीद लिया। अब कितने में खरीदा यहाँ पे, ये 39,000 पाउंड्स में से 20,000 पाउंड्स के शेयर थे, जिसमें मेजर शेयर होल्डर सॉलोमन ही था। 10,000 पाउंड्स की डिबेंचर्स थे जो कि सिक्योर्ड थे, बाकी 9,000 पाउंड्स कैश में। अब हुआ क्या, एक साल बिजनेस चला आराम से, उसके बाद में कंपनी बनाने के बाद में, और उस दौरान 7,000 पाउंड के क्रेडिटर्स भी आ गए। नाउ द कंपनी वेंट इनटू लिक्विडेशन, क्योंकि कुछ टाइम बाद ही कंपनी को बहुत सारी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज हो गई और कंपनी वाइंडिंग अप में चली गई। अब वाइंडिंग अप में क्या होता है, लिक्विडेटर कंपनी के एसेट्स को बेचता है और सबसे पहले लाइबिलिटीज को पे करता है। यहाँ पे कंपनी के एसेट्स बिके सिर्फ 6,000 पाउंड्स में। अब प्रॉब्लम ये आई कि हमारे पास 2 क्रेडिटर्स थे, एक हमारे पास अनसिक्योर क्रेडिटर्स थे 7,000 पाउंड के, दूसरा हमारे पास सिक्योर क्रेडिटर था जो कि सॉलोमन था, 10,000 पाउंड के डिबेंचर्स थे उसके पास। तो पेमेंट पहले किसको हो, अनसिक्योर क्रेडिटर्स का कहना था कि क्योंकि ये कंपनी एक वन मैन कंपनी है जो कि सॉलोमन के द्वारा ही चलाई जा रही है, वो मेजर शेयर होल्डर है, डिसीजन मेकर वही है, डायरेक्टर वही है, इवन क्रेडिटर भी वही है, तो जितने भी डेट्स हैं कंपनी के लिए उसके लिए सॉलोमन खुद जिम्मेदार है, वो लायबल है। जब ये कोर्ट में मामला गया तो कोर्ट ने बोला कि नहीं, सॉलोमन एंड कंपनी लिमिटेड ने सारी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करी है कंपनी की, इसलिए सॉलोमन एंड कंपनी लिमिटेड एक रियल कंपनी है और उसकी आइडेंटिटी मेंबर से अलग है, इसलिए कंपनी के डेट्स के लिए सॉलोमन जिम्मेदार नहीं हो सकता, वो लायबल नहीं हो सकता अपने इन्वेस्टमेंट से ज्यादा, मतलब उसकी लिमिटेड लायबिलिटी है, उससे ज्यादा आप उससे नहीं मांग सकते हो। और अब जब पेमेंट की बारी आएगी तो जो सिक्योर डिबेंचर सॉलोमन के द्वारा लिए गए हैं उसकी पेमेंट पहले होगी अनसिक्योर क्रेडिटर्स से। इस सब की वजह से ही हमारा प्रिंसिपल एस्टैब्लिश हुआ, डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी, जिसका कहना था एक कंपनी की अपनी अलग पहचान है, मेंबर से अलग है, वो अपने नाम पे सारे काम करेगी, अपने नाम पे प्रॉपर्टी लेगी, डेट्स कंपनी के नाम पे होंगे, मेंबर्स के नाम पे नहीं होंगे। ओके, इसी से हमारा कॉन्सेप्ट लिमिटेड लाइबिलिटी का भी आया कि मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होगी, जितना उनका इन्वेस्टमेंट है वहां तक ही। नेक्स्ट टॉपिक इज लिफ्टिंग और पियर्सिंग द कॉर्पोरेट वेल। बच्चों, सॉलोमन वर्सेस सॉलोमन एंड कंपनी लिमिटेड केस से ये तो हमें समझ में आ गया कि कंपनी की अलग पहचान है अपने मेंबर्स से, बट ये प्रिंसिपल एकदम एब्सोल्यूट आप नहीं कह सकते हो। कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं, जैसे अगर कोई फ्रॉड के इंटेंशन से काम कर रहा है या अपनी लीगल ऑब्लिगेशन से भाग रहा है या ऐसा कुछ जो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, तो कोर्ट इस वेल को उठा सकता है कि कॉर्पोरेट फॉर्म का मिसयूज ना हो। इसी चीज को आप बोलते हो लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल। तो क्या कह रहे हैं, लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल मीन्स द कोर्ट इग्नोर्स सेपरेट लीगल आइडेंटिटी ऑफ अ कंपनी and holds the shareholders or directors personally liable for the company's acts or debts। कॉर्पोरेट विल को उठाने का मतलब ये है
कि जो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है, कंपनी की अलग पहचान है, कोर्ट उस चीज को इग्नोर करेगा। और अगर कोई जानबूझ के फ्रॉड के इंटेंशन से काम कर रहा है, तो जो पर्सन इस फ्रॉड के इंटेंशन से काम कर रहा है उस एक्ट के लिए कंपनी को जिम्मेदार ना बोल के उन लोगों को, उन शेयर होल्डर्स को, डायरेक्टर या उस पर्सन को हम लोग लायबल कहेंगे। इसका बहुत बड़ा फायदा ये है कि सेपरेट पर्सनालिटी जो प्रिंसिपल हमारा है उसका फायदा उठा के कोई गलत काम नहीं होगा। किन सिचुएशंस में कॉर्पोरेट वेल को इग्नोर किया जाता है उनको हम कहते हैं एक्सेप्शंस ऑफ कॉर्पोरेट वेल। इस टॉपिक को आप दो हेड्स में पढ़ सकते हो। पहला है जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, जिसको आप कॉमन लॉ एक्सेप्शंस भी बोल सकते हो। दूसरा है आपके पास में स्टैट्यूटरी एक्सेप्शंस, जो कि हमारे कंपनीज एक्ट 2013 में दी गई है। सो फर्स्ट हेड इज जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस। इसमें हम कुछ ऐसे फेमस केस लॉज के बारे में पढ़ेंगे जहां पे कोर्ट ने कॉर्पोरेट वील, जिसको आप बोल सकते हो सेपरेट लीगल एंटिटी, को इग्नोर करके जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल था उस चीज के लिए उसको लायबल ठहराया था। फर्स्ट एक्सेप्शन इज प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट। अगर कभी कोई कंपनी फ्रॉड के इंटेंशन से ही बनाई जा रही है, ऐसे केस में कोर्ट कॉर्पोरेट वेल को उठा सकता है, इग्नोर कर सकता है, और एक्चुअल में जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं उस फ्रॉड के लिए उनको पर्सनली लायबल ठहरा सकता है। इसमें लीडिंग केस लॉ है गिलफोर्ड मोटर्स कंपनी लिमिटेड वर्सेस हॉर्न। अब इस केस में क्या होता है वो समझेंगे। मिस्टर हॉर्न गिलफोर्ड मोटर कंपनी में एमडी थे और उनके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में एक नॉन कम्पीट क्लॉज था, जिसका मतलब था फ्यूचर में अगर वो कंपनी छोड़ते हैं तो गिलफोर्ड मोटर कंपनी के कस्टमर्स को वो अप्रोच नहीं करेंगे बिजनेस के लिए। अब जब हॉर्न ने कंपनी छोड़ी तो इस रिस्ट्रिक्शन से बचने के लिए उन्होंने वाइफ के नाम पे कंपनी बनाई और गिलफोर्ड के कस्टमर के साथ में बिजनेस स्टार्ट कर दिया। इस चीज के लिए गिलफोर्ड मोटर कंपनी गई कोर्ट में। वहां पे हॉर्न ने आर्ग्यू किया कि कॉर्पोरेट वेल है, इसका मतलब दोनों अलग अलग है, कंपनी अलग है, कंपनी को चलाने वाला अलग है, और कंपनी अप्रोच कर रही है गिलफोर्ड के कस्टमर्स को, मैं नहीं कर रहा अप्रोच। अब कोर्ट ने देखा कि भाई कंपनी तो साफ साफ सिर्फ फ्रॉड के इंटेंशन से बनाई गई है और क्लॉज से बचने के लिए बनाई गई है, इसलिए कोर्ट ने सेपरेट लीगल एंटिटी को इग्नोर किया और एक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लगाया हॉर्न और उसकी कंपनी के अगेंस्ट कि वो गिलफोर्ड के कस्टमर्स को अप्रोच नहीं करेंगे। अब इन केस को याद करने के बच्चों एक मेमोरी ट्रिक हम आपको बता रहे हैं कि आप क्या याद कर सकते हो। हॉर्न हिड बिहाइंड अ कंपनी टू हंट कस्टमर्स। नेक्स्ट एक्सेप्शन इज इवेजन ऑफ लीगल ऑब्लिगेशंस। अगर कभी किसी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सिर्फ इसलिए हुआ हो कि लीगल ऑब्लिगेशन से बचा जा सके, ऐसे केस में भी कोर्ट कॉर्पोरेट पर्सनालिटी को इग्नोर करता है और कॉर्पोरेट वेल को उठा देता है। इसमें लीडिंग केस लॉ है जॉन्स वर्सेस लिपमैन। सो इस केस में क्या होता है, लिपमैन नाम का पर्सन मिस्टर जॉन से एग्रीमेंट करता है अपनी लैंड बेचने के लिए, बट सेल पूरी होने से पहले ही लिपमैन का माइंड चेंज हो जाता है, अब वो अपनी लैंड नहीं बेचना चाहता, बट लीगल ऑब्लिगेशन को फुलफिल करना होगा यहाँ पे। इससे बचने के लिए वो एक कंपनी फॉर्म करता है और अपनी लैंड उस कंपनी को बेच देता है। जब ये मैटर कोर्ट में जाता है तो कोर्ट कहता है कि इस कंपनी का फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ सेल को अवॉइड करने के लिए किया गया है, तो कंपनी सिर्फ एक मास्क है, आप बोल सकते हैं शम कंपनी है जो सिर्फ पेपर पे एग्जिस्ट करती है। सो इस केस में कॉर्पोरेट विल को उठाया गया और मिस्टर लिपमैन को ऑर्डर दिया गया कि वो अपनी पीस ऑफ लैंड मिस्टर जॉन्स को बेचे, सिर्फ उसी तरीके से जैसे पहले एग्रीमेंट उन लोगों का हुआ था। तो इस केस को आप इस तरीके से याद कर सकते हो, लिपमैन्स प्लान हाइड द लैंड, court said no, contract stands. Next exception is in case of agency or sham company. एजेंसी कंपनी वो कंपनी होती है जो किसी और के बिहाफ पे काम करती है और शम कंपनी वो कंपनी होती है जो सिर्फ पेपर पे एग्जिस्ट करती है। इन दोनों ही केसेस में कोर्ट कॉर्पोरेट वेल को इग्नोर कर सकती है और चेक कर सकती है कि एक्चुअल में कंपनी को कौन कंट्रोल कर रहा है और कंपनी के एक्ट और उसके रियल कंट्रोलिंग पर्संस के एक्ट को सेम मान सकती है। यहाँ पे लीडिंग केस लॉ है हमारे पास रिगार्डिंग एफजे फिल्म्स लिमिटेड। आरई का मतलब आप बोल सकते हो रिगार्डिंग। सो हुआ क्या इस केस में, एफजे फिल्म्स लिमिटेड यूके में इनकॉर्पोरेटेड एक कंपनी थी। उसने क्लेम किया कि एक फिल्म मॉनसून, एक हिंदी फिल्म थी मॉनसून, उन्होंने प्रोड्यूस की है, इसलिए इस फिल्म को एज अ ब्रिटिश फिल्म रजिस्टर किया जाए।
इससे फायदा ये होता कि उनको यूके टैक्स रिलीफ और सब्सिडीज मिल जाती, बट रियलिटी कुछ और थी। रियलिटी में सारा फाइनेंस और कंट्रोल एक अमेरिकन कंपनी के हाथ में था। अब यहाँ पे ब्रिटिश बोर्ड ऑफ ट्रेड को ये बात पता लगी, तो उन्होंने इस फिल्म को एज अ ब्रिटिश फिल्म रजिस्टर करने से मना कर दिया। अभी मामला गया कोर्ट में। कोर्ट ने बोर्ड के डिसीजन को अपहोल्ड किया और कहा एफजे फिल्म्स लिमिटेड कोई इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी नहीं है, वो एक्चुअल में अमेरिकन कंपनी की एजेंट कंपनी है। इसलिए कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट किया गया और कोर्ट ने डिसीजन दिया कि फिल्म को एज अ अमेरिकन फिल्म ही ट्रीट किया जाए, इसलिए उसको ब्रिटिश बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। अब इस केस को याद आप इस तरीके से कर सकते हो कि फेक ब्रिटिश फ्रंट, एक्चुअल और रियल अमेरिकन फिल्म। नेक्स्ट एक्सेप्शन इज डिटर्मिनेशन ऑफ एनिमी कैरेक्टर ऑफ अ कंपनी। बच्चे वॉर टाइम सिचुएशन में ये चेक करना जरूरी हो जाता है कि कंपनी का एनिमी कैरेक्टर है या नहीं। वैसे तो एक कंपनी की नेशनैलिटी इस बात पे डिपेंड करती है कि कंपनी इनकॉर्पोरेट कहाँ हुई है, बट एनिमी कैरेक्टर इस बात पे डिपेंड करता है कि कंपनी को कंट्रोल कौन कर रहा है। अब ये चेक करने के लिए कंट्रोल कौन कर रहा है, कोर्ट ऐसी सिचुएशन में कॉर्पोरेट विल को हटाती है और चेक करती है कि डिसीजन मेकर कौन है। यहाँ पे लीडिंग केस लॉ है डैमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी। यहाँ पे कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी इंग्लैंड में इनकॉर्पोरेट हुई, मतलब एक इंग्लिश कंपनी थी, बट उसके शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स सारे जर्मन रेजिडेंट थे जर्मनी में। अब वर्ल्ड वॉर 1 में क्या हुआ, इन दोनों देशों में इंग्लैंड और जर्मनी में लड़ाई थी। इस दौरान ही कॉन्टिनेंटल टायर ने डैमलर कंपनी, जो कि इंग्लैंड की ही एक कंपनी थी, उसको सू कर दिया टू रिकवर मनी। अब ये मामला गया कोर्ट में। कोर्ट ने बोला ऑल्दो कॉन्टिनेंटल टायर एक इंग्लिश कंपनी है बाय इनकॉर्पोरेशन, लेकिन इसका एनिमी कैरेक्टर इस बात पे डिपेंड करता है कि इसको कंट्रोल कौन कर रहा है। इसलिए कॉर्पोरेट विल को हटाया गया और पाया कि इस कंपनी का कंट्रोल जर्मन नेशनल्स के हाथ में है, जो उस टाइम इंग्लैंड के लिए एनिमी नेशन थे। यहाँ पे इसलिए कॉन्टिनेंटल टायर को एज एन एनिमी कंपनी ट्रीट किया गया और बोला गया कि अब डैमलर को कोई जरूरत नहीं है उस कंपनी को पैसे देने की, क्योंकि अगर वो पैसे देगी तो ये लगेगा कि एनिमी के साथ आप ट्रेड कर रहे हो। इसलिए यहाँ पे कॉर्पोरेट विल को हटा दिया गया। इस केस को याद करने का तरीका हो सकता है कि इंग्लिश नेम जर्मन ब्रेन, डैमलर सेड एनिमी अगेन। सेकेंड हेड इज स्टैट्यूटरी एक्सेप्शंस। यहाँ पे हम कुछ ऐसे एक्सेप्शंस के बारे में पढ़ेंगे जो कंपनीज एक्ट 2013 में दी गई है, जिनमें कॉर्पोरेट विल को हटाया जा सकता है। फर्स्ट एक्सेप्शन इज फेलियर टू रिटर्न एप्लीकेशन मनी अंडर सेक्शन 39 सब सेक्शन 3। एक पब्लिक कंपनी है, उसको पब्लिक से फंड्स चाहिए, तो क्या करेगी, प्रोस्पेक्टस इशू करेगी और लोगों को बोलेगी कि आप आओ और हमारी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करो, सब्सक्राइब करो। अब ये सब्सक्रिप्शन कम से कम आना चाहिए 90%। अगर आपको ये 90% सब्सक्रिप्शन नहीं मिलता, ऐसे केस में कंपनी को जितना भी एप्लीकेशन मनी आया है उसको वापस करना होता है, और ये काम होता है डायरेक्टर्स का। अब बच्चे कंपनी खुद तो जाएगी नहीं वापस करने, डायरेक्टर्स करेंगे। डायरेक्टर्स अगर टाइमली ये पैसा वापस नहीं करते तो वो इस सारे पैसे को इंटरेस्ट के साथ देने के लिए पर्सनली लायबल हो जाते हैं। नेक्स्ट एक्सेप्शन है रिडक्शन इन नंबर ऑफ मेंबर्स अंडर सेक्शन 45। इसमें क्या होता है, हम कहते हैं कि प्राइवेट कंपनी को बनाने के लिए कम से कम 2 लोग चाहिए, पब्लिक कंपनी को बनाने के लिए कम से कम 7। अगर सपोज इनमें से किसी भी कंपनी में जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो कम हो जाते हैं, मान लो पब्लिक कंपनी में हो गए 5 और प्राइवेट में हो गया 1, और ऐसे में कंपनी फिर भी 6 महीने से ज्यादा बिजनेस चलाई जा रही है, ऐसे केस में अब जितने भी मेंबर रह जाएंगे उनको कंपनी होने का बेनिफिट नहीं मिलेगा और उस टाइम उनके जितने भी डेट्स होंगे उसके लिए पर्सनल लायबल होंगे। नेक्स्ट एक्सेप्शन इज मिसस्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस अंडर सेक्शन 35। अभी हम प्रोस्पेक्टस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। प्रोस्पेक्टस क्या है, एक डॉक्यूमेंट है जिससे कंपनी लोगों को इनवाइट करती है टू सब्सक्राइब इट्स शेयर्स और डिबेंचर्स।
यहाँ पे मिसस्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस का क्या मतलब है? मिसस्टेटमेंट का मतलब होता है समथिंग विच इज नॉट ट्रू। बच्चे प्रोस्पेक्टस एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसपे बिलीव करके लोग पैसा दे रहे हैं, आपको फंड्स दे रहे हैं कंपनी को, तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जो सच नहीं है, या कुछ छुपाया नहीं जाना चाहिए। इसलिए प्रोस्पेक्टस रेडी करते हुए बहुत ध्यान रखना चाहिए कि इसमें कुछ भी गलत चीज ना लिखी गई हो। अगर ऐसा होता है, मतलब कुछ भी मिसस्टेटमेंट होती है प्रोस्पेक्टस में, तो प्रोस्पेक्टस पे जिन भी लोगों के साइन होते हैं, जैसे कि डायरेक्टर है, प्रमोटर है, या जिस भी पर्सन ने उस पे साइन कर रखे हैं कि ये बताने के लिए नहीं भी सब ठीक है, तो उन लोगों को लाइबल बोला जा सकता है और उनको बोला जा सकता है कि अब आप इन्वेस्टर्स को कंपनसेट करें, कंपनी नहीं करेगी। नेक्स्ट एक्सेप्शन है मिस डिस्क्रिप्शन ऑफ कंपनीज नेम अंडर सेक्शन 12 सबसेक्शन 3। अब सपोज आप सब जानते हैं कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है, कंपनी के नाम पे होता है, राइट, बट साइन करने वाला तो कोई पर्सन ही होगा जो साइन करेगा, कंपनी के नाम की सील लगाएगा। अगर कोई पर्सन, कंपनी का ऑफिसर, कंपनी के बिहाफ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर रहा है, तो जरूरी है कि वो कंपनी का पूरा नाम उस पे मेंशन करे। अगर वो कंपनी का नाम ही मेंशन नहीं कर रहा और साइन उसके हैं, ऐसे केस में उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए या डॉक्यूमेंट के लिए वो पर्सनली लायबल होगा। नेक्स्ट एक्सेप्शन इज फ्रॉडुलेंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस अंडर सेक्शन 339। बच्चे क्या होता है, कई बार वाइंडिंग अप के दौरान जब सारा हिसाब किताब चला जाता है लिक्विडेटर के पास में, तो लिक्विडेटर को पता लगता है कि कंपनी ने अगर ऐसा कोई काम किया है जिसका इंटेंशन था क्रेडिटर्स के साथ फ्रॉड करना, ऐसे केस में ट्रिब्यूनल के पास ये अधिकार आ जाता है कि वो कॉर्पोरेट विल को हटाए और जो भी पर्सन्स उस फ्रॉड में इन्वॉल्व थे, चाहे कोई डायरेक्टर है, ऑफिसर है, कोई भी पर्सन जो उसमें इन्वॉल्व था, उसको पर्सनली लायबल ठहरा सकते हैं विदाउट एनी लिमिटेशन ऑफ लायबिलिटी। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने पढ़ा कि कॉर्पोरेट विल क्या होती है और इसे किन सर्कमस्टांसेस में कोर्ट के द्वारा लिफ्ट किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंपनी का फॉर्मेशन कैसे होता है। अगर अभी तक आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़।